रिसर्च एंड एनालिसिस विंग भारत की एक बाहरी खुफिया एजेंसी फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी है। इसकी स्थापना 21 सितंबर 1968 में की गई। 1968 तक इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के पास ही देश की आंतरिक और बाहरी खुफिया जानकारी जुटाने की जिम्मेदारी थी। हालांकि 1962 के भारत चीन युद्ध और 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में आईबी ने जो जानकारी एकत्रित की थी उसमें एक बड़ा अंतर दिखा। इन दोनों युद्धों में आईबी चीन और पाकिस्तान की तैयारी का अनुमान लगाने में विफल रही। फिर खुफिया एजेंसी से जुड़े कार्यों को लेकर भारत के सिस्टम पर सवाल उठने लगे। उस देश में जहां प्राचीन काल से ही कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी गुप्तचर व्यवस्था को लेकर विस्तार से समझाया गया है, वहां खुफिया एजेंसी या गुप्तचर व्यवस्था पर प्रश्न उठना स्वागत योग्य नहीं था। कुल मिलाकर 1965 के बाद से ही इस पर मंथन शुरू हुआ और तत्कालीन सरकार को बाहरी खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए एक समर्पित डेडिकेटेड एजेंसी की आवश्यकता महसूस हुई, जिसके बाद ही रॉ की स्थापना की गई। इस वीडियो में मैं रिसर्च एंड एनालिसिस विंग से जुड़े इतिहास को इस विंग से जुड़े अधिकारियों द्वारा लिखित किताबों के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। साथ ही रॉ में नियुक्ति कैसे होती है और इसकी ट्रेनिंग कैसे होती है इसकी भी बात करूंगा। इसके साथ ही श्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय की एक महत्वपूर्ण घटना का भी उल्लेख करूंगा। शुरुआत करते हैं पूर्व रॉ प्रमुख शंकरन नायर की किताब इनसाइड आईबी एंड रॉ द रोलिंग स्टोन दैट गैदर्ड मॉस, जिसमें उन्होंने रॉ की स्थापना के संबंध में लिखा है और वे 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय का उल्लेख करते हैं। वे लिखते हैं कि तत्कालीन सेना अध्यक्ष जनरल JN चौधरी ने रक्षा मंत्री यशवंत राव चव्हाण को रिपोर्ट दी थी। सेना पाकिस्तान पर निर्णायक जीत इसलिए नहीं हासिल कर सकी क्योंकि हमें सटीक खुफिया जानकारी उपलब्ध नहीं थी। इसकी वजह यह थी कि यह जानकारी जुटाने की जिम्मेदारी आईबी के असफल जासूसों को दी गई थी। इस आलोचना का ही नतीजा था कि भारत ने नई खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग खड़ा करने का फैसला किया। इसकी जिम्मेदारी देश के बाहर खुफिया जानकारी इकट्ठा करना थी। जब रॉ की स्थापना 1968 को हुई तब रामेश्वर नाथ काव को इसका पहला प्रमुख बनाया गया। शंकरन नायर को उनका नंबर 2 बनाया गया। इन दोनों के अलावा करीब 250 मेंबर्स को इंटेलिजेंस ब्यूरो से रॉ में ट्रांसफ़र किया गया। 1971 के बाद रामनाथ काव ने कॉलेज और विश्वविद्यालयों से रॉ के एजेंट चुनने की परंपरा शुरू की। परिणाम यह हुआ कि रॉ में काम करने वाले कई लोगों के रिश्तेदारों और दोस्तों को इस संगठन में नौकरी मिली और इस तरह से रॉ पर नेपोटिज्म का आरोप लगा। लेकिन 1973 के बाद ये परंपरा बदली और डायरेक्ट भर्ती किए गए लोगों को कड़ी प्रतिस्पर्धा और कई तरह के इम्तिहानों से गुजरना पड़ा। नितिन गोखले अपनी किताब RN काव जेंटलमैन स्पाई मास्टर में लिखते हैं, पहला टेस्ट मनोवैज्ञानिक टेस्ट था। उम्मीदवारों को सुबह 3 बजे एक स्थान पर आने के लिए कहा गया। वहां पहुंचते ही उनका ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट लिया गया। टेस्ट पास करने वाले लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, जिसे एक संयुक्त सचिव ने लिया। 1973 में रॉ में चुने गए और अतिरिक्त सचिव के पद से रिटायर हुए जयदेव रानाडे बताते हैं, अगले राउंड का इंटरव्यू रॉ के सीनियर ऑफिसर्स AN संतूक और शंकरन नायर ने लिया, जिसमें चुने जाने के बाद हमारा सामना एक 6 मेंबर वाली चयन समिति से हुआ, जिसमें विदेश सचिव, रॉ के प्रमुख RN काव और एक मनोवैज्ञानिक शामिल था। मेरा इंटरव्यू 45 मिनट तक चला। 2 महीने बाद रानाडे को सूचित किया गया कि उन्हें रॉ में चुन लिया गया और उनके साथ 3 अन्य लोगों प्रताप हेवलीकर, चक्रू सिन्हा और विधान रावल को भी चुना गया। इस तरह भर्ती को लेकर शुरुआत में कई प्रयोग किए गए, जिनको हमने इन किताबों के माध्यम से समझा। 1983 में रॉ ने सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम के तहत ग्रुप A सिविल सर्विसेज से प्रतिभा का चयन करने के लिए RAS की स्थापना की। वर्तमान में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग अपने अधिकारियों और एजेंटों की भर्ती
अलग अलग तरीकों से करता है। रॉ में शामिल होने का एक तरीका यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से है। दरअसल रॉ अधिकारियों को प्रतिभाशाली उम्मीदवारों के बीच से चुना जाता है जिन्होंने पहले ही यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है और आईपीएस और आईएफएस अधिकारी बनने का विकल्प चुना है। रॉ में चयन तभी होता है जब एक सिविल सेवक लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी से फाउंडेशन कोर्स पूरा कर लेता है। कोर्स के अंत में रॉ इंटरव्यू और मनोवैज्ञानिक परीक्षण साइकोलॉजिकल टेस्ट आयोजित करता है। शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवार 1 वर्ष की अवधि के लिए रॉ में काम करना शुरू करते हैं। ये थी अधिकारी वर्ग की चयन प्रक्रिया। इनके अलावा रॉ सशस्त्र बलों के अधिकारी, कोर या समूह ए सिविल सेवा अधिकारियों से पार्श्व प्रतिनियुक्ति लेटरल डेपुटेशन के माध्यम से भी भर्ती आयोजित करता है। सचिवों के अधिकांश पद आईपीएस, आईएफएस और आईआरएस कैडर के अधिकारियों को लेकर भरे जाते हैं। इसके साथ ही सरकारी विभागों, सशस्त्र बलों, खुफिया एजेंसियों, पुलिस सेवाओं, प्रशासनिक सेवाओं आदि से भी उम्मीदवारों की भर्ती की जाती है। रॉ का हिस्सा बनना बहुत मुश्किल है। इस प्रतिष्ठित संगठन में चयनित होने के लिए उम्मीदवार को फिजिकल और मेंटल रूप से फिट होना चाहिए। और में नौकरी का अवसर पाने के लिए किसी प्रतिष्ठित संगठन या संस्थान से ग्रेजुएशन की डिग्री होना आवश्यक है। उम्मीदवार को किसी एक विदेशी भाषा पर पकड़ होना जरूरी होता है। उम्मीदवारों के पास तीव्र स्मरण शक्ति और अच्छा संचार कौशल कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। इसके अलावा उम्मीदवारों की आयु 56 वर्ष से कम होनी चाहिए। अब बात करते हैं रॉ अधिकारियों की ट्रेनिंग कैसे होती है। चुने गए लोगों को खुफिया जानकारी हासिल करने के लिए बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है। उन्हें किसी एक विदेशी भाषा में निपुणता हासिल कराई जाती है। बेसिक ट्रेनिंग के बाद उन्हें फील्ड इंटेलिजेंस ब्यूरो के साथ रखा जाता है, जहां उन्हें सिखाया जाता है कि उन्हें अत्यंत ठंड में किस तरह काम करना है, किस तरह घुसपैठ की जाए, किस तरह पकड़े जाने से बचा जाए, किस तरह सवालों के जवाब दिए जाएं और किस तरह नए संपर्क स्थापित किए जाएं। फील्ड में जाने से पहले उन्हें आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दी जाती है। इस आत्मरक्षा के प्रशिक्षण में मार्शल आर्ट सिखाया जाता है, जिसमें आमने सामने की लड़ाई को जीतने के गैर परंपरागत पैंतरे सिखाए जाते हैं। कोड लैंग्वेज लिखना भी सिखाया जाता है। रॉ के एजेंट्स और अधिकारियों को दूतावासों में अंडर कवर तरीके से तैनात किया जाता है। दुनिया के सभी देश विदेशों में अपने दूतावासों को जासूसों के खुफिया अड्डे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। रॉ के एजेंट को भी अक्सर विदेश में भारतीय दूतावास में तैनात किया जाता है। कई बार उन्हें नकली नाम के साथ बाहर भेजा जाता है। आमतौर पर भारत के रॉ और पाकिस्तान के आईएसआई की तुलना की जाती है और ये स्वाभाविक भी है। रॉ के प्रमुख रहे विक्रम सूद अपनी किताब द अनएंडिंग गेम में लिखते हैं, अगर दोनों एजेंसियों की तुलना की जाए तो रॉ को किसी तरह की गिरफ्तारी करने का अधिकार नहीं है, ना ही ये आधी रात को दस्तक देता है। रॉ देश के अंदर भी जासूसी नहीं करता, जबकि आईएसआई ये सब करती है। रॉ देश के प्रधानमंत्री के प्रति जवाबदेह है, जबकि आईएसआई सेना अध्यक्ष को रिपोर्ट करता है। हालांकि कागज पर दिखाया गया है कि वो प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता है। दुनिया के अन्य जासूसों की तरह रॉ के जासूसों के सीने पर कोई तमगा नहीं लगा। कम लोगों को पता है कि कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तान से आए घुसपैठियों के खिलाफ पहली सफल मुहिम सीमा पर तैनात रॉ के 80 लोगों ने चलाई थी। इनमें से कुछ लोग जीवित वापस नहीं लौटे, लेकिन उनके नामों को कभी उजागर नहीं किया गया। यतीश यादव अपनी किताब रॉ अ हिस्ट्री ऑफ कवर्ड ऑपरेशंस में लिखते हैं, कारगिल की लड़ाई के बाद रॉ के वे लोग चुपचाप खड़े रहे जिन्होंने अपने दोस्त और साथी इस लड़ाई में खोए थे। एक जासूस ने, जिसका कोड नेम रहमान था, रॉ के उच्च अधिकारियों से कहा कि उन लोगों के बलिदान को सार्वजनिक रूप से पब्लिकली स्वीकार किया जाए जिन्होंने देश के अपनी जान की कुर्बानी दी। जब उस समय के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव ब्रजेश मिश्रा तक ये प्रस्ताव पहुंचा तो उन्होंने इसका विरोध किया। यतीश यादव आगे लिखते हैं, किसी तरह अटल बिहारी वाजपेयी तक ये बात पहुंच गई। प्रधानमंत्री निवास के एक बंद हॉल में उन 18 रॉ अफसरों के नाम कारगिल की लड़ाई में उनके कारनामे जोर से पढ़े गए। रॉ के इतिहास में पहली बार इन योद्धाओं को खास पदक प्रदान किए गए। वाजपेयी ने रॉ के उच्च अधिकारियों से हाथ मिलाए और इन गुमनाम वीरों के बलिदान के लिए आभार प्रकट किया। इस समारोह का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा गया और ना ही इसका कोई विवरण अगले दिन के समाचार पत्रों में छपा। ये कुछ किस्से हमारी खुफिया एजेंसी रॉ से जुड़े हुए हैं।
जो बताते हैं कि किस तरह से रॉ के अधिकारी और एजेंट भारत की सुरक्षा के लिए तत्पर रहते हैं और उनका नाम भी नहीं होता।